स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मैं अमित। आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से बात होगी। फॉर्म में चल रहा हूँ। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कवर करे थे। और वीडियोस नहीं देखे तो देख कर आओ, बहुत शानदार करे थे। एनसीईआरटी के पूरे डेप्थ में उतर के सब कुछ देखा, उसके एमसीक्यूज भी कवर करे। नहीं देखे, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखने के बाद ही यहाँ पर आना। चलो बहरहाल आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स देखने को है। सबसे पहले देखेंगे डोबरेनर ट्राइड क्या होता है। डोबरेनर एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या ट्राइड दिया वो देखेंगे। उनकी लिमिटेशंस, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी उनमें, वो देखेंगे। फिर कवर करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद न्यूलैंड आए थे, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने क्या ऑक्टेव दिया उसको देखेंगे। फिर न्यूलैंड में कुछ कमी रह गई थी, उनकी लिमिटेशन कवर करेंगे। फिर देखेंगे मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, कि बहुत पहले बोला जाता है मेंडेलिव को ओरिजिनेटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसने ओरिजिनेट करा था इस चीज को, पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया था। और फिर देखेंगे अचीवमेंट, कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या अचीवमेंट थी और लिमिटेशंस, क्या क्या कमी रह गई थी उसकी पीरियोडिक टेबल में। तो सब कुछ डेप्थ में कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिर साथ साथ मैं सोशल मीडिया के लिंक भी डाल रहा हूँ नीचे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमसे इंटरेक्ट करना, सारा डाउट क्लियर कर देंगे आपके आकर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले डोबनेरा ट्राइड्स में बात करेंगे। डोबनेरा ने क्या करा था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनने क्या करा, तीन एलिमेंट्स को, इनने तीन एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया। अरेंज करा एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को लगाया तो फिर क्या देखा, जो बीच का एलिमेंट था, जो सेंट्रल एलिमेंट था, उसकी एटॉमिक मास बराबर आ रही थी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है, Dobberner explained when the three elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass, the middle element का एटॉमिक मास बराबर आ रहा था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू। समझते इसको अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल लिया गया है। तो आप देखो यहाँ पर लिथियम, उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, एटॉमिक मास अगर उसकी देखिए 6.9, अराउंड 7 पकड़ लो। आपको सोडियम का दिख रहा होगा 23 और पोटेशियम का कितना दिख रहा है 39। चलो इसका निकालते हैं। तो ये था पहला ट्राई डोबनेर का, सोडियम का, लिथियम और पोटेशियम। तो इसमें आप देखो, अगर आपको निकालनी हो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो क्या करोगे, लिथियम में कितनी दिख रही है 6.9, उसको 7 कर दो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 7 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39, 7 प्लस 39 और इसका एवरेज निकालो तो कितना आता है, यह आएगा 46.2। और इसका अगर आप करोगे हाफ तो 23। तो आप देख रहे हो जो एवरेज एटॉमिक मास आई है इन दोनों की, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस टू इज इक्वल्स टू मिडिल वाले का एटॉमिक मास। ठीक है, यही बात डोबरेर ने कही थी, जो मिडिल एटम है, जो मिडिल एलिमेंट है, उसकी एटॉमिक मास बराबर होगी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय ऑल दो और भी बहुत से एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन डोबरेर ने क्या करा था, बस तीन ही एलिमेंट्स का तीन ट्राइड्स बनाए थे। मतलब एक ट्राइड में तीन एलिमेंट, तो तीन ट्राइड मतलब क्या, उनने 9 एलिमेंट्स को लेकर तीन ट्राइड बनाए। वो एलिमेंट्स क्या क्या थे, पहले हमने देखा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, और क्या थे आपको दिख रहा होगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनको उनने लिया। और उनने किसका ट्राइड बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ देखो, ये आपको कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम यहाँ पर दिख रहा है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप निकाल के देख लेना। ठीक है, आप क्या देखोगे, जो स्ट्रोंटियम है उसकी एटॉमिक मास आ रही है एवरेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम, एंड द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उनने तीन ट्राइड बनाया, समझ गए इनने क्या दिया था। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ डोबरेनर। तो डोबरेनर की कहां पे कुछ कमी रह गई थी, फेलियर तो नहीं बोल सकते, कुछ कमी इनकी रह गई थी, उनको देखते हैं। डोबरेनर को ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट, इन्हें क्या करा, बस तीन एलिमेंट का ट्राइड बनाया। इनने बस 3 ट्राइड बनाया, मतलब 9 एलिमेंट, 3 ट्राइड मतलब 9 एलिमेंट। ऑल दो और भी एलिमेंट्स नोन थे, अगर चाहते तो और भी बना पाते, लेकिन नहीं बना पाए। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो। इवन इन सम ग्रुप, और तो और क्या, चलो ट्राइड बनाया तो बनाया, सेम ग्रुप के अंदर तो फॉलो करनी चाहिए थी। जो आपकी ये कंसेप्ट आप दे रहे हो कि मिडिल वाले का एवरेज एटॉमिक मास जो है अदर एलिमेंट के एवरेज के बराबर हो, कम से कम ये सेम ग्रुप में फॉलो करती, लेकिन सेम ग्रुप के अंदर भी ये लॉ ओबे नहीं हो रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन से पहले क्या आता है, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका मतलब क्या, जो क्लोरीन की एटॉमिक मास है दैट शुड हैव बीन इक्वल्स टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की एटॉमिक मास कितनी है, देखो आप 19। तो अगर आप यहां से निकालना चाहो, देखो फ्लोरीन की कितनी है 19, 19 प्लस अब ब्रोमीन की हो गई 80, और इसका अगर एवरेज निकालोगे तो आप कितना आएगा देखोगे, 99 का हाफ मतलब आप देखोगे 49.5। तो आना चाहिए था 49.5 किसका, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, लेकिन आई कितनी 35.5। तो कहीं ना कहीं सेम ग्रुप के अंदर भी उनकी वो ट्राइड की लॉ भी नहीं हो रही थी। ये उनका दूसरा कहीं ना कहीं कुछ कमी था, कुछ ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। Hence, his system of classification of triad was not found to be so very successful. ठीक है,
इनका सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं था। अब इसके बाद फिर और बहुत समय बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जो थे हमारे न्यूलैंड। इनने कुछ अपना लॉ दिया, इसको बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस तरीके से इसको ऐसे समझो जैसे म्यूजिक के हमारे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और जो सातवां जो होता है फर्स्ट का रिपीटेशन होता है, सा रे गा मा पा धा नी, और आठवां फर्स्ट का रिपीटेशन सा। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला, द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट will be that the properties, आप बोलो physical properties या chemical properties, the physical and chemical properties of first element will be equal to the properties of eighth element। ये उन्होंने बोला। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे, तो जितने भी नोन थे तो उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक के उस समय एलिमेंट नोन थे, और उनको इन्हें क्या करा, एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से डोबरेयर ने करा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाया था, इनने भी सेम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को लगाना शुरू करा। फिर इनने क्या देखा, पहले इसको देख लेते हैं। ही सॉ दैट, जैसे मैंने बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ एथ एलिमेंट वाज द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट वाले की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो बराबर आ रही थी एथ वाले एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो जैसा हमारा म्यूजिक के नोट में होता है सुर में सा रे गा मा पा धा नी और सा, फर्स्ट वाला रिपीटेशन, उस तरीके से यहाँ भी इनको रिपीटेशन दिख रहा था। तो इसको उन्होंने कंपेयर किया ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, और इसको नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे तो आप देखोगे सोडियम और लिथियम कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी सेम दिख रही। क्यों? क्योंकि वो दोनों फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है। उस तरीके से आप देखोगे बेरिलियम और मैग्नीशियम फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करी। देखो यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये दिख रहा है, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ये टेबल है। आप देखो यहाँ पर, देखो लिथियम और सोडियम, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, ये देखो, आप कहीं से भी स्टार्ट करना चाहो, अगर मैं सपोज यहां से स्टार्ट करता तो सा रे गा मा पा धा नी और वापस सा, इसका मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन इन दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर आप लेट से यहां से स्टार्ट कर रहे हो लिथियम से, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, किसी भी ऑर्डर में देखो आप, तो फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन एट्थ एलिमेंट होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लिथियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी सोडियम से। इन द सेम वे अगर आप स्टार्ट करोगे बेरिलियम से, तो आप देखोगे ये फर्स्ट एलिमेंट और सारे गामा पाधा नी सा करने पर मैग्नीशियम बाकी खत्म हो गया, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मैच करती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, ये चीज न्यूलैंड ने कहा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ के स्टार्ट कर लो। आप देखो यहां से भी कर सकते थे, अगर लेट से मैंने इसको पकड़ा एल्यूमिनियम को, यहां स्टार्ट करे सा रे गा मा, उसके बाद पा धा नी सा, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी क्रोमियम से। तो आप ये देख रहे हो ना, ये चीज बताया था हमारे न्यूलैंड ने कहा था। और देखते आगे, इट वॉज, लेकिन इसमें कुछ और कमी भी थी कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो कैल्शियम कहां पर है आप देख सकते हो, ये देखो कैल्शियम आपको दिख रहा है, जो हमारा 28th एलिमेंट है कैल्शियम, वहीं तक कहीं ना कहीं ये एप्लीकेबल थी। कैल्शियम के बाद इनकी जो मतलब प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ वाले की रिपीटेशन हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज फॉलो नहीं हो पा रही थी। बस कैल्शियम जो आपको दिख रहा है यहीं तक ये ओबे हो पा रहा था। इसके बाद ये हमारे हेवियर एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े बहुत हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, तो वहां पे इनकी ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड को ये लग रहा था, उनके समय में 56 एलिमेंट्स वर नोन, मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक 56 एलिमेंट्स नोन थे। इनको ये लग रहा था कि इसके बाद और कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होगा ही नहीं। लेकिन लेटर ऑन मेनी सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, जो इनके टेबल में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो टेबल था उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। फिट नहीं बैठने का मतलब क्या, जो इनने बताया कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ वाले से मैच करनी चाहिए, जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो कहीं ना कहीं जब और न्यू एलिमेंट्स एक्सपेरिमेंट डिस्कवर करे गए तो ये चीज भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक आप बोल सकती हो। दूसरा, इनने इनने और एक बड़ी गलती क्या कर दी, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल, उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे, तो सबको अलग अलग लाइक नो आप बोल सकते हो स्लॉट्स देना चाहिए था हर एक एलिमेंट्स को। ठीक है, इनने क्या करा, एक ही स्लॉट के अंदर आप देखोगे दो एलिमेंट को डाल दिया। अब चलो डाला तो डाला, कम से कम वो दो एलिमेंट को जो सेम स्लॉट में डाला उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप वाले एलिमेंट से मैच करनी चाहिए थी। मतलब आप बोल सकते हो उनकी प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट वाले या एट्थ वाले एलिमेंट से मैच करती, तो वो भी नहीं मैच करती हुई दिख रही थी। आप देखो यहाँ पर, आप देखोगे कोबाल्ट और निकल, अभी मैं दिखाऊंगा पीछे, कोबाल्ट और निकल को ऐसे ग्रुप में डाल दिया गया है जिसमें बेसिकली हेलोजेंस आपके हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब देखने को मिलेंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी कोबाल्ट और निकल से मैच नहीं कर रही थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन द सेम वे, अब जिसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, जैसे कोबाल्ट और निकल की मैच कर रही थी आयरन से, तो जिससे मैच कर रही थी उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया फार अवे फ्रॉम इट, और जिसकी मैच नहीं कर रही उसको सेम ग्रुप में डाल दिया। आप देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो इधर,
यहाँ पर मैं समझा दूं, कोबाल्ट और निकल देख रहे हैं ना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो कोबाल्ट और निकल ये रही मेरी, कोबाल्ट और निकल ये रही। तो इनको डाल दिया फर्स्ट वाले ग्रुप में, इसको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन दिख रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी इनसे मैच नहीं करी थी, सेम ग्रुप में डाल दिया। और जिसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, कोबाल्ट और निकल की मैच कर रही थी आयरन से, देखो आयरन को यहाँ डाल के रखा है हमारे इस वाले ग्रुप में डाल के रखा, आयरन को इधर और कोबाल्ट निकल को उधर। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं उनकी, न्यूलैंड की जो रह गई थी, ठीक है, प्लेसिंग दी similar elements in the same group and the similar elements in other groups, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, आप देखो कि नोबल गैस हमारे कौन से होते हैं, जो इनर्ट गैस होते हैं, जो जिसको आप जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे हीलियम हो गए, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, जेनॉन, ये सब जो होते हैं हमारे नोबल गैसेस होते हैं। ऑल दो उस समय जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एज बिकॉज नोबल गैसेस की क्वांटिटी बहुत ही कम मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही कम मिल रहा होता है, ये अनरिएक्टिव होता है। उस समय तक डिस्कवर नहीं था नोबल गैस। जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहीं ना कहीं फेल कर गया। मतलब ये नोबल गैसेस भी फिट नहीं बैठ रहे थे इनके टेबल में, फिट नहीं बैठ रहे थे। मतलब फिट नहीं बैठना मतलब क्या, जो इनका रिपीटेशन वाला था कि एट्थ एलिमेंट फर्स्ट का रिपीटेशन हो, वो चीज नहीं हो पा रही थी, ठीक है। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ओनली वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स मतलब क्या, जो कैल्शियम तक के एलिमेंट्स है वहां तक कहीं ना कहीं सही थी, उसके बाद वाले किसी भी एलिमेंट के लिए इनकी प्रॉपर्टी सही मैच नहीं जा रही थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेंडेलीव आए। सबसे पहले कौन, डोबरिनर आए, खत्म, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अपना लॉ दिया, कुछ उनके ड्रॉबैक्स रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे हमारे न्यूलैंड आए, उनने अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स तक के लिए वो सही थी। उसके बाद जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए फर्दर, जैसे नोबल गैसेस वगैरह हुए, और जो हेवियर एलिमेंट्स है कैल्शियम के बाद, तो वहां पर उनकी वो ऑक्टेव लॉ फॉलो नहीं हो पा रही थी, तो वहां पर वो फेल कर गए। अब मेंडलीव आए। मेंडलीव को बोला जाता है ओरिजिनेटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमारे पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, कहीं ना कहीं मेंडलीव ने उसको ओरिजिनेट करा है। ऑल्दो अभी जो हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मेंडलीव का नहीं है तो मेंडलीव का, उसको और फर्दर मॉडिफाई करा गया है, उसमें बहुत से चेंजेस करके और भी सेवरल ग्रुप्स वगैरह ऐड करके उसको और सही करा गया है, लेकिन ओरिजिनेट मेंडलीव नहीं करा था। देखेंगे उसको आगे। तो देखो मेंडलीव ने क्या करा, जिस तरीके से और साइंटिस्ट कर रहे थे हमारे डोबरेनर और न्यूलैंड, कि एटम्स को अरेंज कर रहे थे इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, इनने भी सेम करा, इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एटम्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। और इन्हें क्या देखा, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, प्रॉपर्टीज वर रिपीटेड, जिसको हम लोग पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये था, ये बेसिकली आप देख रहे हो, ये मेंडलीव ने जो दिया था पीरियोडिक टेबल, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको मैं समझा दूं थोड़ा अच्छे से। ये देखो, आप क्या देख पा रहे हो, इधर देखो सबसे ऊपर आप, यहाँ पर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स यहाँ आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। ये देखो ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स आपको दिख रहा है, ये कुछ फॉर्मुलाज है ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स की, समझाऊंगा मैं बेसिकली ये क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको ये जो आप दिख रहे हो हॉराइजेंटल वाले, ये सारे, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो जब मेंडलीव डिस्कवर करे तो उस समय तक हमारे कितने पीरियड्स से 7, ऑल्दो आपको 6 दिख रहा है। इसके बाद और भी है नीचे, इसके बाद एक और पीरियड था जिसमें हम लोग फ्रेंशियम, रेडियम, वो सब भी आएगा हमारा, ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, ऑल्दो 7 पीरियड था। और आप ग्रुप कितने देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपको 8 कॉलम दिख रहा है, मतलब 8 ग्रुप्स, ठीक है। तो जब डिस्कवरी कर रहे थे तो 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हो। चलो, हाँ आगे बढ़ते फर्दर। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो न्यूलैंड के टाइम में 56 एलिमेंट्स नोन थे, मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे, उससे काफी ज्यादा। और समय जैसे जैसे बीतता है, हम न्यू 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 एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रहती है। तो इनने भी क्या करा, रिलेशनशिप बताया किसका, एटॉमिक मास का और प्रॉपर्टीज का, कि भाई अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो कहीं ना कहीं फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, प्रॉपर्टीज रिपीट होना मतलब क्या, अब हो सकता है कि प्रॉपर्टीज रिपीट होना मतलब या तो प्रॉपर्टीज सेम हो, या ग्रेजुअल इंक्रीज हो, या ग्रेजुअल डिक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखो, अगर मैं, ये हमारी फर्स्ट ग्रुप है ना, ये वाली फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है सब फर्स्ट ग्रुप वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल भी बोल सकते हैं आप, जो फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे आप देख रहे हो हाइड्रोजन, लिथियम, फिर यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये हमारे फर्स्ट वाले ग्रुप के, जो कि हमारे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, एल्कली अर्थ मेटल दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज रिपीट करती है अगर उनको फिक्स इंटरवल में उनके एटम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब इनके वैलेंस शेल में
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन इसके कितने हैं, ये न्यूक्लियस हो गया और इससे यहाँ पे एक शेल में इसका होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर बात करें लिथियम की, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2,1, मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे यहाँ पे पोटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,9, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट अचीव करने के लिए, मतलब उसकी वैलेंसी 1। तो आप देख रहे हो कि सारे की वैलेंसीज 1 है, मतलब सेम ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी एटॉमिक साइज की, अब क्या देखोगे एटॉमिक साइज जैसे जैसे आप नीचे आओगे वो ग्रेजुअली बढ़ते रहती है। तो लिथियम की साइज बड़ी होगी हाइड्रोजन से, सोडियम की बड़ी होगी लिथियम और हाइड्रोजन से, और पोटेशियम की बड़ी होगी सोडियम लिथियम और हाइड्रोजन से। तो देख रहे हो आप कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम है, जैसे हमारी वैलेंसी वाली, वैलेंसी सबकी सेम थी, और कुछ प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो कि ग्रेजुअल बढ़ते हुए दिख रही है। तो मतलब प्रॉपर्टीज आपकी सेम, प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट हो रही है ना आफ्टर फिक्स इंटरवल। रिपीट होना मतलब या तो सेम प्रॉपर्टी दिखना, या ग्रेजुअल बढ़ते हुए दिखना, या ग्रेजुअल घटते हुए प्रॉपर्टीज दिखना, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। He saw most of the elements got a place in periodic table and were arranged in, तो वही इन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करा। आगे बढ़ते हैं। तो अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या देखा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप देख सकते हो ना, जिसमें मैंने बताया वैलेंसी सबकी सेम आ रही है। फिर आप देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को जज करना, आप देखोगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, आप देखो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे इन द ग्रुप द एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आप ये कैसे बताओ कि केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है, उसकी क्या पैरामीटर्स है। तो आप देखो जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये देखो जो ऊपर आपके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स है, इसको देखकर आप बता सकते हो कि कौन से एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे मान लो 10-12 एलिमेंट्स आपको दे दिए हो, अब इस पर ग्रुपिंग करो कौन कौन से एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज है। तो कैसे ग्रुपिंग करोगे, जो एलिमेंट्स का आप देखोगे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड सेम है, मतलब जिस तरीके ऑक्साइड वो बना रहा है जिस तरीके का हाइड्राइड बना रहा है, उन दोनों की फॉर्मूला सेम मिल रही है, तो उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो आप, यहाँ देखो अगर मैं फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करूं, एल्कली अर्थ मेटल वाले ग्रुप की, तो ये हमारे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये सब क्या है, ऐसे ऑक्साइड्स बनाएंगे जिनका फॉर्मूला होगा R2O। यहाँ पर R क्या है, R बता दूं, R हमारे बेसिकली फर्स्ट ये एलिमेंट्स है, बस नेम ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे R आपका हो सकता है हाइड्रोजन हो तो H2O हो जाएगा, लिथियम की बात करें तो Li2O हो जाएगा, सोडियम की बात करें तो Na2O, फिर पोटेशियम की बात करें तो K2O। तो दिस आर द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड विच दे आर फॉर्मिंग। और अगर हाइड्रेट्स की बात करें RH, ठीक है। तो अगर जो हाइड्रेट बनाएगा लिथियम उसका फॉर्मूला क्या होगा LiH, जो हाइड्रेट बनेगा सोडियम से उसकी फॉर्मूला होगी NaH, और जो हाइड्रेट बनेगा पोटेशियम से उसकी फॉर्मूला होगी KH। ये ऑक्साइड और हाइड्राइड्स की फॉर्मूला है। उस तरीके से आप देखोगे सब में यही सेम चीज है। अगर आप इसको पकड़ लो फोर्थ वाले को, फोर्थ ग्रुप को, तो आप क्या देख रहे हो, फोर्थ ग्रुप में ऑक्साइड जो बनेगी उसकी फॉर्मूला होगी R2O। मतलब जो इसमें आप एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, देखो कौन कौन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है, फिर सिलिकॉन दिख रहा है, जर्मेनियम दिख रहा है ना। तो ये जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं इन सब की ऑक्साइड्स की फॉर्मूला सेम होगी। ऑक्साइड क्या बनेगी, जैसे RO2, मतलब यहाँ पे एलिमेंट को पकड़ ले कैल्शियम तो क्या हो जाएगा CO2, फिर पकड़ ले सिलिकॉन को, सिलिकॉन का हो जाएगा SiO2। अगर आप बात करो जर्मेनियम की तो GeO2। तो ठीक है, इस तरीके से आप कौन किस टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, कौन किस टाइप का हाइड्राइड बना रहा है, उन सब की सिमिलर फॉर्मूला वाले की ग्रुपिंग कर दो तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आपको बस ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी ग्रुप की कौन कौन सी फॉर्मूला है। जैसे ऑक्साइड देखो, अगर आपसे पूछ ले कि द एलिमेंट्स विच आर फॉर्मिंग द ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, उनका फॉर्मूला क्या है, तो R2O। तो ये कुछ आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑक्साइड बना रहा है अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स उनकी फॉर्मूलाज क्या है, उनका आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करा गया पीरियोडिक लॉ का, जो मैंने बताया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब डिपेंड करना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड कर रही है एटॉमिक मास। जैसे हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू fx, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो y इज इक्वल टू fx, तो आप क्या देखते हो y इज डिपेंडेंट अपॉन x, जैसे ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो y इज डिपेंडेंट अपॉन x, तो इसको आप बोल सकते हो y इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब कहीं ना कहीं आप एटॉमिक मास में अगर इंक्रीज करोगे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाओगे, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए आपको दिखेगी। रिपीट होना मतलब क्या, या तो प्रॉपर्टी सेम दिखना सबका, जैसे मैंने बताया वैलेंसी, कि ग्रुप के अंदर सबकी वैलेंसी सेम होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियस की, तो ग्रुप के अंदर आप क्या देखोगे, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो ग्रेजुअली आपको एटॉमिक साइज बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप यहां से देख सकते हो, दिस इज नोन एज पीरियोडिक लॉ, ठीक है।
और देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेंट वर्टिकल कॉलम्स, तो जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉराइजॉन्टल रोज होते हैं उसको पीरियड्स बोलते हैं। तो जब मेंडली डिस्कवरी कर रहे थे अपने, तो उस समय आप देख सकते हो, उस समय टोटल 7 पीरियड्स नोन थे, और कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स नोन थे। लेकिन बाद में ये फर्दर मॉडिफाई करा गया, बहुत से एलिमेंट्स नए नए आए, तो फर्दर उनकी पीरियोडिक टेबल की मॉडिफिकेशन करी गई, बहुत से चेंजेस लाए गए। अभी फिलहाल जो हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप उसमें देखोगे टोटल आपके 18 ग्रुप्स है, टोटल 18 ग्रुप्स आप देखोगे, और टोटल आप उसमें आपको आपको 8 पीरियड्स देखने 7 पीरियड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंटली फोकस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए हम ऑक्साइड और हाइड्रेट्स की बातें क्यों कर रहे हैं, क्लोरीन भी है, सल्फर भी है, और भी अदर एलिमेंट्स है, तो उन वो किस तरीके से उनसे रिएक्ट करके एलिमेंट्स बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हम बस इसकी बात कर रहे हैं कि हाँ ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के जो भी एलिमेंट्स है वो इस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, इन इन दिस वे, इस तरीके से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बना रहा है, ये बना रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम क्यों पकड़े, बेसिकली इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऐसे हमारे एलिमेंट्स है विच आर वेरी रिएक्टिव, और ये मोस्टली हर एक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टी दो, वेरी रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए हमने इनको चूज करा एज अ प्राइमरी फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द केमिकल फैक्टर्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड, जैसे बताया इस तरीके का हाइड्रेट्स और ऑक्साइड बनेगा, ये डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, जिनकी हाइड्रेट ऑक्साइड सेम है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जो जो एलिमेंट्स के हाइड्रेट्स और ऑक्साइड के फॉर्मूला सेम बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। पता है क्या हुआ था, मेंडलीफ को एक बार सपना आया था, तो उनने क्या करा, सपने में उनने क्या देखा था, हमको भी बहुत तरह का सपना आता है, मेंडलीफ को क्या आया, तो उन्हें सपने में ये देखा था 63 कार्ड्स उनने लिए, और 63 कार्ड्स को लेने के बाद जो जिस तरीके का ऑक्साइड और हाइड्रेट बना रहा है वो एलिमेंट्स को लिखे। मतलब मान लो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स मैंने लिए, उन 10 एलिमेंट्स की ऑक्साइड और हाइड्राइड सेम है, ये वो सेम तरह का ऑक्साइड्स बनाएगा, सेम तरह का हाइड्रेट्स बनाएगा। ऐसे उन्होंने क्या करा, ग्रुपिंग करा, 63 कार्ड्स लिए। बाद में उन्होंने क्या देखा कि जो जो एलिमेंट सेम टाइप का ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स बना रहा था ना, उन सब की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ रही थी, जैसा उन्होंने बताया। बाद में सपना आया और बाद में उन्होंने फिर ये थ्योरी दे दी, ठीक है। उनने देखा भी हाँ कि जो जो सेम ऑक्साइड्स हाइड्रेट्स बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। सेम आना मतलब क्या, तो ग्रेजुअल इंक्रीज होना, ग्रेजुअल डिक्रीज होना, या प्रॉपर्टी सबकी सेम होना, मतलब वैलेंसी सेम होना, ठीक है। तो 63 कार्ड्स लिए, उन पे ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स बनाए अलग अलग कंपाउंड्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, ठीक है। तो फिर क्या देखा, ग्रुपिंग करने के बाद जिसकी ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स की फॉर्मूला सेम आ रही थी उन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम देखी गई। उसके बाद उनने फिर ये पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही ऑक्साइड और हाइड्रेट की बात की गई थी, इसको आप फिर से देख लेना एक बार बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स कौन से ग्रुप किस तरीके का बना रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, जैसे इस फॉर्मूला में R2O RO, तो ये आर क्या है, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मीथेन के CH4 का अगर मैं फॉर्मूला दूं तो RH4, मतलब कार्बन इस, मतलब कार्बन किस तरीके का हाइड्राइड बना रहा है, तो CH4 मतलब उसका फॉर्मूला हो जाएगा RH4। फिर कार्बन किस तरीके का ऑक्साइड बना रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा RO2, मतलब आर के रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली एलिमेंट को, उस ग्रुप के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपना दिया, ऑल्दो उसको अभी फर्दर मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन उसे कुछ ना कुछ अचीवमेंट थी पहले भी। वो अचीवमेंट्स क्या थी कि जितने भी उस समय एलिमेंट्स नोन थे उन सबको उन्होंने अरेंज कर दिया। 63 एलिमेंट्स वर नोन, और 63 के 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियड में उन्होंने अरेंज करा था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, भूलना मत, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। टोबरेनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया था। इसके बाद अब देखो एक और साइंटिस्ट आएंगे आपके, हेनरी मोसले, उनने पूरा गेम चेंज कर दिया था। उनने अरेंज करा था एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बाद में देखने को है नेक्स्ट पार्ट में, अभी फिलहाल ये कवर करते हैं। तो अभी तक जो भी थ्योरी चलते आ रही है, जो भी हम बेसिकली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का, प्रॉपर्टीज जो सिमिलरिटीज देख रहे हैं, वो सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है ना। देखो तो पहली अचीवमेंट क्या थी, ऑल द 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इस टेबल। सेकंड, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन इस पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप भी छोड़ा, और उसने क्या बताया, उन्होंने ये बताया जो जो गैप्स मैं छोड़ रहा हूं, फ्यूचर में जो एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले ही लेकिन प्रेडिक्ट कर दी थी। जैसे आप देखोगे गैलियम, जर्मेनियम वगैरह, स्कैंडियम वगैरह बाद में डिस्कवर हुआ था, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बहुत समय बाद डिस्कवर हुआ था गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम।
जिनकी प्रॉपर्टीज इन्हें पहले ही प्रेडिक्ट करती, और जो जो प्रॉपर्टीज मतलब क्या, इन द सेंस कि जिस तरीके का ऑक्साइड, जिस तरीके का हाइड्राइड वो बनाएगा, वो सब की प्रॉपर्टीज इन्हें पहले ही बता दी थी, और एग्जैक्टली सेम और एग्जैक्ट नियरली सेम प्रॉपर्टीज मैच करती हुई दिख रही थी। आपको दिखाऊंगा पीछे, ठीक है ना। तो वही बात है, उनने गैप छोड़ा, और नीदर टेकिंग द गैप एज डिफेक्ट, ही टुक इट एज अ प्लस पॉइंट, कि गैप को डिफेक्ट ना देखकर उनने प्रेडिक्ट करा कि यहाँ पे कुछ ना कोई एलिमेंट्स आएगा, जिसकी प्रॉपर्टी में आज ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जो गैप्स उनने छोड़ा था उसका नाम क्या दिया था उन गैप्स का, इक्का बोरोन, इक्का अल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। मतलब आपको यहां समझा दूं मैं, ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, इसको मैं समझा दूं अच्छे से। जब वो डिस्कवरी कर रहे थे ना, तो उस समय आप देखोगे यहाँ पर ये स्कैंडियम नोन नहीं था, खाली था, उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उनने क्या देखा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है गैलियम। ये देखो, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, गैलियम और ये इंडियम। तो उन्होंने क्या देखा, ये आपकी बोरोन है, ये बोरोन के बाद आता है गैलियम। उन्होंने देखा बोरोन के बाद गैलियम आ रहा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है एटॉमिक मास का। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जिनकी एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ, मैं इसमें गैप छोड़ दे रहा हूँ, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जरूर इनके बीच में कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जिनकी एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में होगी, या लगभग उसके बराबर, मतलब उन दोनों के बीच में होगी उसकी एटॉमिक मास, ठीक है ना। और वही देखा गया, स्कैंडियम की एटॉमिक मास जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बोरोन और गैलियम के बीच में है, 44 है ना उसकी, आप देख पा रहे हो। ये उन्हें प्रेडिक्ट करा, और उन्होंने क्या देखा फर्दर, और उन्होंने क्या करा, गैलियम जब वो डिस्कवरी कर रहे थे तो सेम थिंग, डिस्कवरी के वक्त, अच्छा जस्ट अ मिनट, डिस्कवरी के वक्त वो क्या देख रहे थे, सेकेंड, डिस्कवरी के बाद उन्होंने देखा गैलियम उस समय नोन नहीं था, बाद में डिस्कवर करा गया। तो गैलियम की डिस्कवरी बाद में हुई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम के बाद आप देख रहे हो इंडियम आ रहा है नीचे में, जस्ट उसके नीचे एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। तो उन्होंने देखा कि एल्यूमिनियम के बाद इंडियम आ रहा है, इन दोनों के बीच में एटॉमिक मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जिसकी एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में होगी। तो उन्होंने गैप छोड़ दिया, और उस गैप का नाम रख दिया इक्का अल्यूमिनियम, क्योंकि देखो गैलियम के ऊपर अल्यूमिनियम है, मतलब एक पहला प्रीसीडिंग एलिमेंट, तो प्रीसीडिंग एलिमेंट के नाम पे उनने, जो एलिमेंट डिस्कवर होगी, अपना खुद का नाम रख दिया इक्का अल्यूमिनियम। और बाद में एग्जैक्टली वही देखा गया, बाद में इक्का अल्यूमिनियम को मेनली डिस्कवर क्या करा गया, गैलियम, और गैलियम की जो प्रॉपर्टी थी वो एग्जैक्टली सेम देखी गई इक्का अल्यूमिनियम से, एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। और देखो साथ साथ यहां भी वही देखा गया, जब वो डिस्कवरी कर रहे थे तो जर्मेनियम नोन नहीं था, जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, उनने क्या देखा, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद नीचे आप देख रहे हो एस एन, वो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन के बाद कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर जरूर होगा जिसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे टिन, और आप देखोगे सिलिकॉन की कहीं ना कहीं बीच में होगी, और वही देखी गई, बाद में जर्मेनियम डिस्कवर करी गई, जिसका उन्हें नाम रखा था इक्का सिलिकॉन। बाद में वो डिस्कवरी जब हुई एलिमेंट की, तो उसकी नाम रखी गई थी जर्मेनियम, और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उससे मैच कर रही थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते फर्दर। ये देखो यहाँ पर प्रूफ भी है, तो मैं यहाँ समझा दूं, उनने क्या देखा था, गैलियम की अगर बात करें, स्पेसिफिक गैलियम की, तो गैलियम को उनने नाम रखा था अपनी तरफ से इक्का अल्यूमिनियम की, बाद में डिस्कवरी होगी यहाँ पे कुछ इक्का अल्यूमिनियम की, जो गैलियम डिस्कवर करा गया था फर्दर। तो जो एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट करा था 68, और आया कितना गैलियम का, 69.7। उनने प्रेडिक्ट करा था ऑक्साइड की फॉर्मूला E2O3, ई मतलब क्या, जो एलिमेंट था, इक्का अल्यूमिनियम उन्होंने ई दे दिया था, बाद में ऑक्साइड ऑफ गैलियम क्या निकल कर आया, Ga2O3, देख लो बिल्कुल सेम। अज्यूम उनने डाला था प्रिडिक्शन फॉर्मूला क्लोराइड की ECl3, आया कितना, GaCl3। ई मतलब क्या, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट क्या बना, गैलियम। तो जो जो उन्होंने प्रिडिक्ट करा सेम और नियरली सेम वही चीज देखने को मिली। ये उनकी सबसे बड़ी हिट पॉइंट आप बोल सकते हो, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। इतने बड़े साइंटिस्ट, सोचो पहले प्रिडिक्ट कर दिया सब कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ हमने उसके मेरिट्स देख लिए, कुछ प्लस पॉइंट देखे मेंडलीव के, कि ऑल द 63 एलिमेंट्स जो नोन थे सबको अरेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अपने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा, और जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे फ्यूचर में पहले प्रेडिक्ट कर दिया, इन सारे गैप में जो एलिमेंट्स आएगा उनकी प्रॉपर्टी ये होने वाली है, और बिल्कुल मैच करी, जो उन्होंने बोला वो चीज हुआ भी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर कुछ कमी रह गई डी मेरे मेंडलीव से, जिनका आंसर वो नहीं दे पाए। वो कमी क्या थी देखते हैं। मेंडलीव प्लेस्ड एन एलिमेंट विथ हायर स्लाइटर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मास। तो मेंडलीव क्या बोल रहे थे
कि एलिमेंट्स को अरेंज करना इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तभी जाकर प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी, या तो प्रॉपर्टी सेम आए या ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज, जिसको हम लोग पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो उन्होंने ये चीज बोला और खुद ही ये चीज ओबे नहीं करा। अगर आप देखो एक कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट की एटॉमिक मास होती है निकल से ज्यादा, तो होना चाहिए था निकल को पहले कोबाल्ट को बाद में, लेकिन कोबाल्ट को पहले डाल दिया निकल को बाद में। देखो यहां समझाते हैं, ये देखो यहां पर आप देखोगे कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट की कितनी है 58.93 और निकल की कितनी है 58.71 एटॉमिक मास। होना चाहिए था निकल को पहले कोबाल्ट को बाद में, लेकिन कोबाल्ट को पहले डाल दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपने अपने खुद ही लॉ को ओबे नहीं करे, जो खुद बोल रहे थे खुद उनने फॉलो नहीं करा। और एक जगह उनने दिखा, और एक जगह दिखा दूं आपको, टेलोरियम और आयोडीन। यहां भी आप देखो टेलोरियम की एटॉमिक मास ज्यादा है आयोडीन से, होना क्या चाहिए था आयोडीन को पहले टेलोरियम को बाद में, लेकिन पहले डाल दिया टेलोरियम को। तो कहीं ना कहीं ये दो जगहों पर उनने एलिमेंट्स को फ्लिप कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, ऑल्दो होना नहीं चाहिए था। तो जो वो बोल रहे थे हर जगह पे वो चीज ओबे नहीं हो रही थी। जैसे आपने देखा कोबाल्ट और निकल, टेलोरियम और आयोडीन पे ये चीज फॉलो नहीं हो पाई। तो ये उनका पहला ड्रॉबैक था, बोल सकते हो, जो पहली कमी उनकी रह गई, जो पहली गलती उनसे हो गई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती उनसे क्या हुई, ये तो हुई कि जिसकी एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले डाल दिया कम एटॉमिक मास वाले से। और एक गलती उन्होंने क्या कर दी, डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी। जैसे आप देखोगे, अब मैं दिखाऊंगा पीछे, सोडियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, उसमें आप देखोगे कॉपर और सिल्वर भी आ रहा है। तो सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम का होना क्या चाहिए था कि अगर आपने सेम ग्रुप में रखा है तो सेम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। सेम होना मतलब क्या, मतलब सबका, जैसे मान लो वैलेंसी सबका सेम होता है, तो या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए सबका दिखना चाहिए, या ग्रेजुअल डिक्रीज कुछ प्रॉपर्टीज में। तो ये चीज बिल्कुल फॉलो होते हुए नहीं दिख रही थी, है ना। आप देखोगे यहां पर अगर मैं दिखाऊं, यहां पर आप देखो, ये देखो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है कॉपर से और सिल्वर से, ऑल्दो उन्होंने सेम ग्रुप में डाल दिया। तो ये सबसे पहले ये ड्रॉबैक थी उनकी, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग कर दिया। ये देखो जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं उनको एक जगह डाल दिया, और जिनकी सेम उनको अलग कर दिया। जैसे आप देखोगे प्लेटिनम और गोल्ड का, प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया। आप देखो यहाँ पर मैं दिखा दूं, अच्छा इसको दिखाने के लिए जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा हाइड होना पड़ेगा एक समय के लिए, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं आपको दिखा दूं प्लेटिनम और गोल्ड कहाँ कहाँ पर है, ये देखो। हाँ, तो आप देखोगे इधर देखो, ये तो मैंने ये दिखा दिया। यहाँ पर देखो प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम पे कहाँ है ग्रुप 8 में आ रहा है, और आपको गोल्ड दिख रहा होगा ग्रुप 1 में। ठीक है, तो इन दोनों को ऑल दो रखना चाहिए था सेम ग्रुप में, लेकिन अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया। तो ये भी उनकी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रह गई थी। ठीक है, तो ये सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दी सेम ग्रुप में, और सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी कमी रह गई थी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं फर्दर। उसके बाद और भी ड्रॉबैक्स इनके, देखते हैं और क्या क्या गलती हुई इनसे। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आपको पता है अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, चलो यहां दिखा दे अच्छे से। देखो अगर हाइड्रोजन की बात करें, आपको पता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये देखो हाइड्रोजन, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्राइटियम। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो होना क्या, तीनों के मास अलग अलग है। इसका मास कम है, इसकी मास 1 है ना, इसकी एटॉमिक मास 1, इसकी एटॉमिक मास 2 दिख रही है, इसकी उससे और ज्यादा दिख रही है। तो इन तीनों को अगर आप उसके लॉ को ओबे करें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना है, अलग अलग ग्रुप में जाना चाहिए था, है ना। अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पर आपने रखा है, तो प्रोटियम होना चाहिए था यहाँ पर, ड्यूटेरियम यहाँ पर होना चाहिए था, और ट्राइटियम यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन ये चीज तो उन्होंने नहीं करा। आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, मैंने डाला है, तो ये चीज को उनको करना चाहिए तो उन्हें नहीं करा। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को कहीं ना कहीं वो नहीं बता पाए कि अगर आइसोटोप्स है, उनके अलग अलग मासेस हैं, तो उनको अरेंज करो ना, दूसरे ग्रुप में डालो, आपने सेम ग्रुप में क्यों डाल दिया। इस चीज का आंसर उनके पास नहीं था। आप अगर देखोगे, और भी मैं एग्जाम्पल दूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास देखोगे, एक होती है आपकी एक होती है आपकी O16 और एक होती है O18। दिस टू आर द एटॉमिक मींस आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी सेम खेल है, जब उनके अलग अलग एटॉमिक मास है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाओगे तो दो ग्रुप में डालोगे दो ऑक्सीजन को आइसोटोप्स के, लेकिन आपने सेम ग्रुप में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं इसका भी आंसर वो नहीं दे पाए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का। ठीक है, कि आइसोटोप्स को सेम ही ग्रुप में लाकर डाल दिए हो। और उनके पास आंसर नहीं था किस चीज का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का।
देखो हाइड्रोजन क्या है ना, आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट है और पहले से भी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, उसको किस ग्रुप में डाले, ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में। आप देखोगे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहां बता दूं, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे अभी उसको देखते हैं कहां पर, ग्रुप 1 में, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज दैट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। मैंने बताया था ना, आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबकी सेम होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1। आप देखोगे यहाँ पर लिथियम, उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 3, कॉन्फ़िगरेशन 2,1। सोडियम एटॉमिक नंबर कितनी 11, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है ना, सबकी देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर आपके यहाँ पे पोटेशियम, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है 19, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,9, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा वैलेंसी 1, तो आप देख लो सबकी वैलेंसी कितनी आ रही है 1 1 1 1 सबकी। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के टर्म्स में देखे तो हाइड्रोजन को होना चाहिए था ग्रुप 1 में, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स, जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ क्या देखा गया, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विद, जैसे हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। तो क्या देखा गया, तो जिस हाइड्रोजन क्या कर रहा था ना, कंबाइन कर रहा था हेलोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, टू गिव द कंपाउंड सिमिलर फॉर्मूला। मतलब जो जो जिस तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कंबाइन करते हैं हेलोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, टू गिव अ कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मूला, वही सेम टाइप का फॉर्मूला दिख रहा था हाइड्रोजन का। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, आपको पता है ना सोडियम फर्स्ट ग्रुप से आ रहा है, सोडियम कंबाइंस विथ हेलोजन, जिसका एग्जांपल लिया क्लोरीन, टू गिव NaCl, और सेम फॉर्मूला इसका भी है HCl। देखो sodium combines with water, with oxygen to give Na2O. In the same way, hydrogen combines with oxygen to give H2O. देख रहे हो, सोडियम combines with sulfur to give Na2O. In the same way, hydrogen combines with sulfur to give H2S. तो देख रहे हो फॉर्मूला सेम आपको दिख रहा है ना, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, मतलब हेलोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, जो फॉर्मूला निकल के आ रही है उस ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो सेम फॉर्मूला आ रही है हाइड्रोजन की। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज आपको मैच करती हुई दिख रही है ग्रुप 1 से। चलो यहां समझ गए, आगे देखो। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड क्या देखोगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच करती है ग्रुप 7 के, जो हेलोजेंस उन्हें रखा है उनसे मैच कर रही है, हेलोजेंस वगैरह से, ठीक है ना। तो आप देखोगे जिस तरीके से हमारे हेलोजेंस जो होते हैं, दे फॉर्म डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट इन डाइएटमिक फॉर्म, जैसे Cl2, Br2, I2, F2। उस तरीके से इन द सेम वे हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन डाइएटमिक फॉर्म, उसको डालो हेलोजन वाले ग्रुप में, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब यही देखा गया कि हाइड्रोजन मेटल है, उसको ग्रुप 1 में डाले, या नॉन मेटल है मतलब ग्रुप 17 में डाले, हेलोजेंस वाले ग्रुप में। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा था, ठीक है ना। तो करेक्ट पोजीशन सही से असाइन नहीं कर पा रहे थे हाइड्रोजन का, लेकिन फिर भी एज बिकॉज हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एलिमेंट, उसकी एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे छोटा है, साइज में भी छोटा, एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं हम लोग ग्रुप 1 में सबसे ऊपर रख दिए हैं। लेकिन ऑल दो रखने का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सब कुछ मैच करती है बस ग्रुप 1 वाले से ही। आपने देखा ना हेलोजन वाले ग्रुप से भी मैच करती है प्रॉपर्टी। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, पहले से भी कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसको ग्रुप 1 में, एज बिकॉज बहुत छोटा है साइज में, तो उसको सबसे पहले जाकर रख दिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी आंसर, पोजिशनिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहाँ रखे आप बताओ, आपने आप ओरिजिनेटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आप बताओ कहाँ पर रखे। इसका भी आंसर वो नहीं दे पा रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि 17 हेलोजेंस वाले से भी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, फिर ग्रुप 1 वाले से भी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों डाल दिए आप ग्रुप 1 वाले में, वहां पर क्यों नहीं डाले हो। इसका भी आंसर वो कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे थे, तो ये भी उनकी आप बोल सकते हो ड्रॉबैक बोल सकते हो, फेलियर बोल सकते हो तरीके से, ठीक है ना। चलो बाद में क्या हुआ, जैसे आपको पता है न्यूलैंड ने डिस्कवरी करी अपनी, डोबरेनर ने करी, फिर मेंडलीव ने करी, तो उस समय तक नोबल गैस अब भी डिस्कवर नहीं हुआ था। नोबल गैस बहुत समय बाद डिस्कवर हुआ, जैसे हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब जो होते हैं नोबल गैसेस होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होती है, उसलिए क्या है ना उनको बहुत ही लेट डिस्कवर करा गया, तो बहुत ही समय बाद डिस्कवरी हुई इनकी। तो क्या देखा गया, मेंडली पीरियोडिक टेबल की, ऑल आपने देखा कि डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस के साथ न्यूलैंड का जो टेबल था वो फेल कर गया, जो उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का टेबल दिया वो फेल कर गई थी। क्यों, कहीं ना कहीं डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, वो नोबल गैस फिट नहीं बैठ पा रहा था, जो उनका ऑक्टेव का लॉ था वो उसको असाइन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक टेबल मेंडलीव में क्या देखा गया, जब ये डिस्कवरी हुई नोबल गैसेस की, तो कहीं ना कहीं वो उसमें फिट बैठ गई। मतलब जैसा मैंने आपको कहा ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत से बाद मॉडिफिकेशन करे गए, तो क्या देखा, न्यू ग्रुप्स वर फॉर्म्ड। मतलब ऑल्दो अभी आप देख रहे हो
मेंडलीव्स टेबल में कितने ग्रुप थे? टोटल 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। तो आप देखो कि अभी के पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और एक्सपेंड करे गए, क्योंकि विद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस के साथ और भी एलिमेंट डिस्कवर करे गए अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस। तो ग्रुप को बढ़ाया गया और नोबल गैस को आप देखोगे आज के समय में एक अलग ही ग्रुप दिया गया, दैट इज ग्रुप 18, है ना। ग्रुप 18 इज असाइंड फॉर नोबल गैसेस, उसमें बस नोबल गैस ही भरे हैं आपके, हीलियम, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, बस नोबल गैस भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या, उनकी पीरियोडिक टेबल में उनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट करा गया, बस उसमें चेंजेस करे गए, लेकिन ओरिजिनेटर जो है पीरियोडिक टेबल के मेंडलीव, उनके ही पीरियोडिक टेबल को हमने क्या करा, एक्सेप्ट करा, उसमें थोड़े से चेंजेस करके नए एलिमेंट्स उसमें भर दिए बस, ठीक है ना। अब बाकी जो जो इनने बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालने में प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, हो सकती है या तो प्रॉपर्टी सेम दिखे या ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज, तो वो चीज बिल्कुल ओबे हो रही थी बाद में भी, ठीक है ना, जब मॉडिफाई करा गया चीजों को। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, एंड दैट्स वाई दुनिया आज भी और पहले भी मेंडलीव को ओरिजिनेटर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते आ रही थी और आज भी जानते आ रही है। द ओरिजिनेटर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मेंडलीव, ठीक है ना। चलो खत्म हो गया, ये था हमारा पार्ट 1। अब इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी तक डिस्कस करें किन साइंटिस्ट के बारे में, टोबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव। तो मेंडलीव तक डिस्कवरी बात कर लिए, अभी तक पहले का पीरियोडिक टेबल चलती आ रहा है। अब देखोगे अब हमारा हेनरी मोस्ले आएगा। अब हेनरी मोस्ले आएंगे तो वहां से स्टार्ट हो जाएगी न्यू कॉन्सेप्ट। अभी तक लोग क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन जैसे ही हेनरी मोस्ले आएंगे वो कुछ उनने कुछ ऐसा देखा जिससे उनने अपना एक आइडिया फॉरवर्ड किया, ये बताया कि अब आप अरेंज करो एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। आप सब जब बोलते आ रहे हो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाना है, नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लगा और तब जाके देखो प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम मैच करती हुई दिखेगी। मतलब हाईली प्रिसीजन के साथ आपको सारे डेटा से मिलेंगे जब आप उसको इंक्रीज करोगे, अरेंज करोगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। देखेंगे बाद में उस चीज को, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके ट्रेंड्स वगैरह सब कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही करते हैं, देन होप आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह भी अगर हो तो मैं तो लिंक डाल रहा हूँ सोशल मीडिया से, वहां पे आ सकते हो। और बाकी बात आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे इंटरेक्ट करो और जो डाउट हो यहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, देन तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।